कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूं कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस चुनौतीपूर्ण कठिन समय में भी अपने अभिभावकों, माता पिता एवं शिक्षकों के दिशा निर्देशों में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु प्रयासरत होंगे। वे शिक्षकों के द्वारा भेजे गए चलित छायाचित्रों को देखकर अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। साथ ही वे गृह कार्य को पूर्ण करते हुए अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भी प्रयासरत होंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष हिंदी पूरक पाठ्यपुस्तक वितान के प्रथम अध्याय सिल्वर वेडिंग पाठ को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। प्रस्तुत पाठ के लेखक मनोहर श्याम जोशी जी हैं, जिनका जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। सन 1935 में जन्मे मनोहर श्याम जोशी जी ने हिंदी की प्रमुख पत्रकार के रूप में एवं धारावाहिक लेखक के रूप में एक विशिष्ट पहचान बनाई। साहित्य की सेवा करते हुए उन्होंने कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हमजात, बातों बातों में आदि रचनाओं की रचना कर हिंदी साहित्य के लिए एक अपना अप्रतिम योगदान दिया। कि आप रचना के लिए इन्हें सन 2005 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस प्रकार साहित्य की सेवा करते हुए विषम परिस्थितियों में अपनी साहित्य साधना को जारी रखते हुए सन 2006 दिल्ली में इन्होंने अपने इस नश्वर शरीर को त्याग दिया। चलते हैं पाठ सारांश की ओर। सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा रचित एक लंबी कहानी है, जिसमें कहानीकार ने विवाह की 25वीं वर्षगांठ मनाने के विषय पर इस कहानी को केंद्रित किया है। साथ ही कहानीकार ने समाज के अनुसार न बदल पाने वाले व्यक्ति की मनोदशा का भी वर्णन किया है। अनेक प्रसंगों के आधार पर हम देखते हैं कि समाज में कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे समय के अनुरूप स्वयं को भी परिवर्तित करते जाते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी प्रारंभिक परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को नए समय के अनुरूप बदलने में असमर्थ सिद्ध होते हैं। यहाँ यह कहानी दोनों पक्षों को उजागर करते हुए आज के परिप्रेक्ष्य में स्वयं को संतुलन की अवस्था में रखने की बात को प्रकट करती है। चलते हैं पात्र परिचय की ओर। प्रस्तुत कहानी के पात्रों में यशोधर बाबू, वाईडी पंत, किसंदा, चड्डा, उनका पुत्र, पुत्री, पत्नी, इन्हीं पात्रों के इर्द गिर्द यह कहानी चलती है। क्लर्क पद पर प्रतिष्ठित यशोधर बाबू पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने ऑफिस में अपना कार्य करते हैं। उसी ऑफिस में उनके नए क्लर्क चड्डा द्वारा उनसे पूछा जाता है कि आपकी शादी कब हुई थी। मजाक मजाक में ही चड्डा द्वारा यह पूछा जाता है, लेकिन इत्तेफाक की बात होती है कि पता चलता है कि आज
जब भी उनकी शादी हुई, उनकी शादी 6 फरवरी 1947 6 फरवरी 1947 को उनकी शादी थी। तो आज चड्ढा ने अनुमान लगाया कि आज उनकी 25वीं सालगिरह है। इस अवसर पर चड्ढा ने बाकी ऑफिस स्टाफ को इस बात से अवगत कराया, साथ ही यशोधर बाबू से पार्टी कराने का आग्रह किया। यशोधर बाबू ने 10 रुपए का नोट निकालकर मेनन चपरासी से कहा कि जाओ आप लोग चाय पी लीजिएगा। तो काफी आश्चर्य चड्ढा को रहा कि इतने स्टाफ में केवल 10 रुपए से क्या होगा। उन्होंने उनसे और आगे पार्टी करने की मांग की, लेकिन यशोधर बाबू ने टाल दिया। यशोधर बाबू का व्यक्तित्व एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से मेल खाता था जिनके व्यक्तित्व के साये में रहकर ही उन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श जीवन, एक सफल जीवन बना पाया। जब वे पहाड़ से आए थे तो किसंदा ही एकमात्र ऐसा सहारा थे जिन्होंने उन्हें अपने यहाँ जगह देकर उसके बाद उन्हें अपनी ही कंपनी में नौकरी दिलाई। तो एक आदर्श के रूप में यशोधर बाबू हमेशा किसंदा के आदर्शों पर ही चला करते थे। किसंदा जिस प्रकार का व्यक्तित्व या जीवन यापन किया करते थे, उसी प्रकार का जीवन यापन यशोधर बाबू भी अपनाया करते थे। वे घर से प्रायः अपने ऑफिस तक जाया करते थे, लेकिन पुत्र के द्वारा यह कहने पर कि अब आप स्कूटर में ऑफिस जाया करो के शब्दों के बाद वे पैदल ही घर से अपने ऑफिस तक आया जाया करते थे। उसका कारण वे नया स्कूटर खरीदना नहीं चाहते थे और कार खरीदने की वे अपनी हैसियत नहीं समझते थे। इस प्रकार किसंदा के चरित्र का अनुसरण करते हुए यशोधर बाबू ने अपने जीवन में वे सभी बातें अपनाई जिन्हें यशोधर बाबू अपने जीवन में लागू किया करते थे, जिनमें उनका ऑफिस के कार्यों में या ऑफिस के कार्यों को करते हुए पूर्ण समय तक ऑफिस में उपस्थित रहना और समय से उपस्थित आना। वही बात किसंदा के चरित्र में भी थी। उनके परिवार में पुत्र, पुत्री, पत्नी सभी थे, लेकिन कहीं न कहीं यशोधर बाबू के विचारों में उनके पुत्र, पुत्री या पत्नी से मेल नहीं हो पाता था। उन्हें कहीं न कहीं सम हाउ इम्प्रॉपर कुछ न कुछ बात असंतुष्टजनक लगती रहती थी, जबकि उनकी पत्नी समय के अनुरूप अपने पुत्र पुत्रियों के कहने के अनुरूप आधुनिक समय के अनुरूप ढलने में सफल हो चुकी थी। वे आधुनिक परिवेश के अनुरूप ही वस्त्रों को पहनकर और अपने पुत्र पुत्रियों के साथ वे सब कार्यों को करती थी जो उन्हें अच्छा लगता था। लेकिन यशोधर बाबू इन सब से अलग थे। उन्हें परिवार में किसी से भी ज्यादा मतलब नहीं रहता था। वे अपने कार्य और अपने आदर्श किसंदा के व्यक्तित्व का ही अनुसरण करते हुए सीधा साधा जीवन जीते रहते थे। यशोधर बाबू की 25वीं सालगिरह पर उनके पुत्र ने एक विशाल पार्टी का आयोजन किया, जिसमें घर में अनेक मेहमान आए। यशोधर बाबू के पुत्र
पहला पुत्र विज्ञापन कंपनी में कार्यरत था, दूसरा पुत्र आईएएस की परीक्षा में दूसरी बार बैठने की तैयारी कर रहा था और तीसरा पुत्र स्कॉलरशिप लेकर के विदेश चला गया था। वहीं उनकी पुत्री शादी को नापसंद करते हुए बार बार अमेरिका जाकर डॉक्टरी पढ़ने की इच्छुक थी। जो यह बात भी यशोधर बाबू को अच्छी नहीं लगती थी। वे चाहते थे कि वह जल्दी से जल्दी विवाह कर ले और वह अपने घर चले जाए। तो इस प्रकार से यह कहानी प्रारंभ होती है उनकी 25वीं सालगिरह से, कि किस प्रकार से यशोधर बाबू सबसे पहले अपने ऑफिस के क्लर्क चड्डा द्वारा इस 25वीं वर्षगांठ के संबंध में वार्ता करते हुए उन्हें चाय भेंट करते हुए घर आते हैं और घर उन्हें पता चलता है कि घर में भी उनकी सिल्वर वेडिंग पार्टी 25वीं वर्षगांठ पर एक विशेष पार्टी का आयोजन उनके घर के सदस्यों द्वारा किया गया है। उन्हें यह सब अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन परिवार के लोगों द्वारा आयोजित इस पार्टी पर उन्हें कहीं न कहीं प्रतिभाग करना अनिवार्य हो जाता है। अनेक प्रकार से पार्टी के लोगों द्वारा पार्टी को संचालित किया जाता है और हास्य व्यंग के साथ इस सिल्वर वेडिंग को मनाया जाता है। लेकिन अनेक जगहों पर यशोधर बाबू को सम हाउ इम्प्रॉपर, यानी कि वे अनेक जगहों पर असंतुष्ट रहते हैं। पार्टी में अनेक लोगों के द्वारा यशोधर बाबू को अनेक उपहार दिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा उपहार उनके पुत्र द्वारा दिया जाने वाला गाउन केंद्र में रहता है, क्योंकि उनके पुत्र भूषण द्वारा उन्हें गाउन प्रदान किया जाता है और यह कहा जाता है कि आप इस गाउन को पहन करके दूध लेने चले जाया करें। उनके पुत्र भूषण की यह बात कि आप इस गाउन को पहनकर प्रातःकाल दूध लेने जाया करें उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वे चाहते हैं कि उनका बेटा उनसे यह कहने की बजाय यदि यह कहता तो अब आप घर पर रहकर इस गाउन को पहना करो, दूध लेने मैं चले जाऊंगा, तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी ओर यहाँ पर इस कहानी में कहानीकार मनोहर श्याम जोशी जी ने जो हुआ होगा की अभिव्यक्ति को एक सरल व्यक्ति एवं एकाकी जीवन जीने वाले व्यक्ति की सच्चाई से जोड़ा है। उनके मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत किसंदा का इस जो हुआ होगा से गहरा संबंध है। जब यशोधर बाबू को पता चला कि किसंदा की मृत्यु जो हुआ होगा से हुई, अर्थात किसंदा की मृत्यु के समय उनके पास कोई नहीं था और उन्हें पता भी नहीं था कि किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर यह कहानी यह भी प्रकाश डालती है कि जो लोग एकाकी जीवन जीते हैं, एकाकीपन में रहते हैं, उन्हें अपना सारा जीवन एकाकी स्वरूप में ही जीना पड़ता है। उन्हें क्या आवश्यकता है, क्या जरूरत है, क्या किस चीज की तकलीफ है, यह तक दूसरों को पता नहीं चल पाता, जिस प्रकार से किसंदा के साथ हुआ था। जबकि किसंदा ने अनेक लोगों को अपने यहाँ सहारा दिया था, लेकिन अंतिम समय में उनका कोई सहारा नहीं था और उनकी मृत्यु का कोई पता ही नहीं चल पाया कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। तो इस कहानी में यहाँ पर एकाकीपन से दूर रहने की बात को भी प्रकट किया गया है और अनेक
उदाहरणों के माध्यम से कहानीकार ने इस बात की पुष्टि भी की है। साथ ही कहानीकार ने यहाँ पर यह प्रकट करने का प्रयास किया है कि हम सभी को वर्तमान परिस्थितियों परिदृश्य में बदलने हेतु प्रयासरत रहना चाहिए और अपने जीवन को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो मुझे आशा है कि सारे विद्यार्थी इस कहानी की भावार्थ भावाभिव्यक्ति को समझ चुके होंगे और वे इस पाठ के आदर्श वाचन व अनुकरण वाचन को ध्यान में रखकर शेष प्रसंग में कहानीकार की कहानी के मर्म को भी भली भांति समझ पाएंगे। अनेक हास्यास्पद उदाहरणों के माध्यम से वे इस कहानी को भली भांति समझकर सुनकर आनंद के साथ कुछ ऐसी सीख ग्रहण कर सकेंगे जिससे वे अपने जीवन को सफल बनाने में कामयाब हो सकें। इसी आशा से चलते हैं वाचन एवं भावावी व्यक्ति की ओर। पाठवाचन। जब सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। अर्थात जैसे ही उन्होंने काम करते हुए काम समाप्त हुआ देखा तो घड़ी में कितने हो रहे थे 5:25, यानी कि 25 मिनट भी क्या थे लेट थे। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे और उन्होंने देखा कि अपनी घड़ी में उनकी कलाई घड़ी में कितने बज रहे थे 5:30 बज रहे थे। यदि यानी कि वो काम में इतने तल्लीन थे उनको पता ही नहीं चला था कि कितना समय हो चुका है, जबकि अमूमन ऑफिस में 5 बजे कार्य समाप्त करके सब लोग अपने अपने घरों पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। उन्होंने कहा कि यह घड़ी सुस्त है, मैं तो रोज मिलाता हूं। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने माथतों पर डाली जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। उन्होंने देखा कि जो माथत माने उनके सहयोगी कर्मचारी वो भी क्या थे वहीं पर बैठे थे, क्योंकि उनका जब वे जाते तभी वो जाते, तो सब लोग क्या थे 5 बजे के बाद भी मजबूर थे काम करने के लिए। चलते चलते जूनियरों से कोई मजाक कोई मनोरंजन बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यानी कि उन्होंने ये मजाक क्या करते थे, दिन भर काम करते थे, अंत में क्या करते थे, जो लोगों का व्यवहार था शुष्क था, जो लोग नाराज होते थे तो वो हंसते हुए किसी न किसी बात को कह दिया करते थे। ऐसा ही किशनदा भी किया करते थे। उन्होंने कहा कि आप लोगों की देखा देखी में ही यह घड़ी क्या हो गई है, सुस्त हो गई है। यह कहते हुए वे सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए एक नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाले पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते थे। उन्होंने देखा कि एक नए असिस्टेंट ग्रेड में एक क्लर्क आए थे चड्डा, जो क्या थे चौड़ी मोहरी की पतलून पहनते थे और ऊंची एड़ी वाले जूते, जो कि उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगते थे, कहीं न कहीं असंतुष्ट रहते थे उनके उस वेशभूषा से। यशोधर बाबू थोड़ी बदतमीजी सी की उन्होंने, बदतमीजी के साथ उस चड्डा असिस्टेंट ने बात की। एज यूजुअल बोला, बड़े बाबू आपकी अपनी चूहेदानी का क्या हाल है। ऐसा ही जब उन्होंने मजाक की तो उसने भी कहा कि चूहेदानी घड़ी के लिए वक्त सही देती है क्या, यह घड़ी वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्डा की धृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। उन्होंने कभी भी उसकी धूर्तता पर ध्यान नहीं दिया कि वह किस व्यवहार से बात करे। उन्होंने कहा बिल्कुल करेक्ट चलती है, मिनट टू मिनट, बिल्कुल मिनट भी जो है गलत नहीं है। चड्डा ने कुछ और धृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम दी और उसने जो असिस्टेंट ग्रेड का जो लड़का नया लड़का था, चड्डा ने उनकी हाथ पकड़ लिया, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन नया लड़का था उसने ऐसा किया। इस तरह की धृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। यानी कि जो भी इस प्रकार की धृष्टता करता था वे कुछ भी नहीं कहते हैं। मन ही मन
वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं और उनको याद आती है ऐसे व्यवहार पर, जब दफ्तर में वो किशनदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। जबकि किशनदा के साथ रहते थे लेकिन वो फिर भी उनको साहब कहते थे, भाई नहीं कहते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के जमाने की है बड़े बाबू यह। तो उन्होंने देखा जब चड्डा ने यह देखा और बोला कि यह तो बहुत पुराने जमाने की बाबा आदम, यानी कि बहुत जब आदमी का विकास हुआ तब की यह घड़ी लगती है, बहुत पुरानी। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। उन्होंने कहा कि एक जापानी घड़ी ले लो। लेकिन आपने देखा होगा जो पुराने लोग होते हैं उनके पास जो भी पुरानी चीजें होती हैं वो उनको क्या होती हैं, प्रिय होती हैं। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। यशोधर बाबू ने उन्हें जवाब दिया कि यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। हम भी पुराने जमाने के लोग हैं और हमारी घड़ी भी क्या है, पुरानी चाल की ही। ठीक है, अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। उन्होंने कहा यही बहुत है कि इतना पुरानी होने के बाद भी सही समय देती है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। और यही उन्होंने कुछ कहा तो उसके जवाब में उन्होंने कुछ कहा। यही परंपरा उनके साथ पहले भी थे। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में जहां से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी, मैट्रिक की परीक्षा जहां से यशोधर बाबू ने पास की थी वहां भी यही परंपरा थी। वहां पर कोई कुछ कहता था तो दूसरा उसकी बात पर दूसरी बात देता था। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और जब उसको लगता था कि वह भी दाद में बिल्कुल सही कही, वह भी हाथ मारता था और वक्ता श्रोता दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे। सुनने वाला भी बोलने वाला भी दोनों मिलकर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। और यही बात कहाँ थी, किशनदा के कमरे में भी, जहां पर किशनदा ने यशोधर बाबू को शरण दी थी। और यशोधर बाबू को ही नहीं बल्कि पहाड़ से आए प्रत्येक व्यक्ति को किशनदा क्या देते थे, शरण देते थे, जब तक कि उनकी कहीं और व्यवस्था नहीं हो जाती। तो यह एक बहुत बड़ी भलाई थी किशनदा में। और उनके वहां भी ऐसी होता था, कमरे पर भी वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे की बात पर दाद दिया करते थे, हाथ मिलाया करते थे। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। और जब भी कोई वहां बाहर से आता था, पहाड़ से आता था, तो जब तक उनका ठिकाना नहीं होता था वो वहां रह करते थे। मैस जैसी थी, जिस प्रकार से मैस में लोग रहते हैं वैसी थी। मिलकर लाओ पकाओ खाओ, और मिलकर लाते थे पकाते थे, सभी लोग खाते थे। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। जिस समय यशोधर बाबू दिल्ली आए थे उस समय उनकी उम्र इतनी नहीं थी कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में नहीं लगाई जा सकती, किसी भी प्रकार से उनको सर्विस नहीं मिली। तब किशनदा ने उन्हें मेस का रसोइया बनाकर रख लिया और किशनदा ने उनको रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपए उधार भी दिए। देखो कितना बड़ा सहयोग था कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। गांव से लोग आते हैं कि मैं शहर जाऊंगा पैसा कमाऊंगा, लेकिन ऐसी व्यवस्था एकदम से यशोधर बाबू की न हो पाई। तो किशनदा ने उनको अपने कमरे में रखा और 50 रुपए भी दिए कि अपने लिए कपड़े भी बना लो और घर भी कुछ पैसा भेज दो। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। और उन्होंने यहाँ तक कि उनको नौकरी भी किशनदा ने ही दिलाई और पूरे दफ्तरी जीवन में उनका मार्गदर्शन किया। चड्डा ने जोर से कहा, अरे बड़े बाबू आप किन ख्यालों में खो गए। और जब वो इन ख्यालों में खोए थे तो चड्डा ने जोर से कहा, मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी। और मेनन जो दूसरा चपरासी था तो उन्होंने कहा कि उसका बहाना देते हुए चड्डा ने पूछा कि आपकी शादी कब हुई थी। यशोधर बाबू ने शक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले। उन्होंने शक पकाकर अपना बड़ा हुआ हाथ, आगे बढ़ने वाला हाथ खींचा कि आगे जाने को तैयार थे। नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। जो मुझे याद है लगभग, तो मेरी शादी हुई थी 6 फरवरी 1947, यानी कि 6 फरवरी 1947 को। मेनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स
ऑफ द डे सर। उन्होंने कहा आपके जीवन में यह दिन बार बार आए, शुभकामनाएं दी। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है। उसने बताया कि आपकी तो आज 25वीं सालगिरह है, शादी को पूरा 25 साल हो गया, आपकी शादी को पूरा 25 साल हो गया है। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए। उनको क्या हुआ, आश्चर्य हुआ, पता ही नहीं था। झेंपे और खुश हुए। फिर यह अदा उन्होंने किसंदा से ही सीखी थी और यह व्यवहार किसका था, किसंदा का ही था। ऐसा ही वे भी किया करते थे। यशोधर चड्डा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास। और चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भगवान दास, बड़े बाबू से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। उन्होंने कहा जो बड़े बाबूजी हैं यशोधर बाबूजी की तरफ, उन्होंने कहा इनसे पैसा ले और चाय पानी का इंतजाम कराओ, आज इन पार्टी लेते हैं। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहब के चोंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़ी मानते हैं। उन्होंने यशोधर बाबूजी ने कहा कि यह सब क्या है, अंग्रेज लोगों का परंपराएं हैं, सिलसिला है, हम लोग थोड़ी मानते हैं इनको। चड्डा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव। उन्होंने कहा ऐसा बेवकूफ मत बनाइए, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है। उन्होंने कहा कुछ मत मंगाओ ज्यादा, चाय मंगा लो, मटरी मंगा लो, लड्डू मंगा लो, बस इतना ही है। इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है। उन्होंने कहा कौन सा आपका ज्यादा पैसा खर्च हो जाना है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा आप लोग चाय पीजिए। लेकिन उन्होंने केवल 10 रुपए निकाले और उसको चपरासी को देते हुए कहा आप लोग चाय पी लीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर करता हूँ। यानी कि जो हमारे यहाँ परंपरा नहीं है उसे मैं मानना स्वीकार नहीं करता हूँ, आप चाय पीजिए। चड्डा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाबू के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपए 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके। उसने तुरंत कहा कि 10 रुपए में क्या होता है, 30 रुपए दीजिए तब व्यवस्था होगी। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू 100-150 रुपए हमेशा रखते हैं और सारा ऑफिस जानता है कि उनके पैसे हमेशा उनके पास रहते हैं और बस टिकट का खर्च भी नहीं रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। उनका कि 150 रुपए हमेशा रखते हैं, चाहे उनका पैसा खर्च नहीं होता है और बस टिकट का भी खर्च नहीं है उनका, जितने रुपए लाए उतने ही रहते हैं। गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे थे। पहले वो क्या करते थे, साइकिल से आते थे, अब पैदल आने जाने लगे थे क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले और उनके बच्चे उनको साइकिल से जाना सही नहीं लगता और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है, उनको अच्छा नहीं लगता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, उनको स्कूटर की सवारी अच्छी नहीं मानते हैं, न लगती है। और कार जब अफोर्ड ही नहीं की जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। उन्होंने कहा जब कार अच्छा साधन है लेकिन अब उसको लिए हम अफोर्ड यानी कि हमारी उतनी सैलरी नहीं, उतना चादर नहीं कि हम कार ले सकें, तो पैदल ही ठीक है। चड्डा के जोड़ देने पर बड़े बाबू ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए और उन्होंने क्या था, जब उन्होंने कहा तो उन्होंने 10-10 के 2 नोट और दे दिए। लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वो अपनी सिल्वर मेडलिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं और वे चले गए। उनका तुम लोग कर लो माथा। लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है कि जो भी सहयोगी लोग होते हैं उनसे हंसी मजाक कर लेना किसंदा की परंपरा में है, तो इसी प्रकार से वह भी कर लेते हैं। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप्पाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। वे कभी भी उनके साथ गप नहीं मारते थे किसंदा, तो ऐसा ही यशोधर बाबू जी ने भी किया। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीति अपनाई। और वे क्या करते हैं, जब लौट कर जाते हैं तो सीधे घर नहीं जाते हैं, बल्कि कहाँ जाते हैं, बिड़ला मंदिर जाते हैं और वहां पर प्रवचन सुनते हैं और ध्यान लगाते हैं। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है, यह बात उनकी पत्नी और बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। बब्बा आप कोई बुढ़े थोड़ी हैं जो रोज मंदिर जाएं। और उनके बेटे कहते हैं कि आप क्यों जाते हो रोज रोज मंदिर, अभी इतने बूढ़े थोड़ी हो, इतने ज्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। इतने ज्यादा आप व्रत करते हैं, ऐसा क्या आवश्यकता है। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं और वे इस बात को अनसुनी कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की
किसंदा के अनुसार यही निशानी है, यानी कि वे किसंदा भी ऐसा ही किया करते थे, वह भी ऐसा ही करते हैं। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और उसके बाद वे सीधे फिर भी घर नहीं जाते हैं, बिल्कुल पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं और वहां से साग सब्जी खरीद कर लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं और जिससे मिलना हो तो वह इसी समय सबसे मिल लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। 5 बजे का दफ्तर छूटे या 5:30, वे घर पहुंचते हैं 8 बजे के आसपास। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किसंदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। और उन्होंने देखा कि यहाँ पर पहले इस जगह पर किसंदा का 3 बेडरूम वाला कमरा हुआ करता था और जिस पर आज क्या है 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया को बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है कि यहाँ पर पूरा पहला कैसा था, अब यहाँ पर कैसा हो गया है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। उनका ये लोग क्या कर रहे हैं, इनको तोड़ कर क्या है बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उनको यह पता नहीं कि ये ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढाए जाने का गम बनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। यानी कि उनको उनकी यादें इस पर हैं तो यहाँ पर उनको कहीं ना कहीं रुकना जरूरी है। उन्हें एंड्रूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। यानी कि उनको कई बार मिली कि अच्छी जगह है कि आप क्वार्टर ले लो, लेकिन उनका मैं गोल मार्केट नहीं छोड़ सकता। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट कर दिया उन्होंने। यानी कि अच्छी जगह जाने के बजाय जो भी बस्तियों में टूटे फूटे जो पुराने भवन थे उसी में रहना स्वीकार किया, क्योंकि उनकी वहां यादें जुड़ी थी। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने पत्नी ने पूछा कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे। उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किसंदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। और इस प्रकार मुस्कुराए जिस प्रकार की किसंदा ऐसी बात कह करके मुस्कुरा दिया करते थे। यानी कि कहीं न कहीं उनके पूरे व्यक्तित्व में किसंदा ही समाहित थे। तो आशा करता हूँ इस वाचन अभिव्यक्ति से कुछ विद्यार्थी कुछ सीखे होंगे और आगे भी वे दूसरे वाचन अभिव्यक्ति में सीखने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः आपके समक्ष दूसरे चलित छाया चित्र में शेष वाचन को प्रस्तुत करने हेतु पुनः प्रस्तुत होऊंगा। इसी के साथ ही आप सबको धन्यवाद।